Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. Lakshmikant. So लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में कि इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजमेंट आए, उसके बाद अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में और एंड में हमने डिस्कस किया था एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो आई होप आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और एंड में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 को फोर्स में लाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया गया। सो इस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए इस दिन को चुना गया था। ये वही दिन है जिस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था। ये रिसोल्यूशन दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर सेशन में पास किया गया था। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो हमारी सोसाइटी में दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमको कोई भी काम करने के लिए एनकरेज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उसका क्रिटिसिज्म करने में लगे रहते हैं। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम भी दो टाइप के लोग थे। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा कहा कॉन्स्टिट्यूशन को और कुछ लोगों ने उसका क्रिटिसिज्म किया। सो आज हम क्रिटिसिज्म के बारे में देखते हैं कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या विचार रखे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कुछ लोगों का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था जनता के द्वारा, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बेसिस पे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एवरी सिटीजन इन इंडिया डिडंट हैव राइट टू वोट। बेसिकली इट वाज गिवन टू फ्यू पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। सो इसलिए कुछ लोगों ने इसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। सो कुछ लोगों का मानना ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनाया गया था और असेंबली के सेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से होते थे, इसलिए ये एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बताया। कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा ही समय लिया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बस 4 मंथ लगे थे। नजीउद्दीन अहमद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी बताया था। कुछ लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी को डोमिनेटेड बाय कांग्रेस बताया। ग्रेविले ऑस्टिन ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वन पार्टी बॉडी थी, वन पार्टी कंट्री में। असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस इंडिया थी। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का बोलबाला था। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अदर सेक्शंस जो इंडियन सोसाइटी में थे उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यही कारण था कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल भाषा में लिखा गया था। लॉर्ड विस्काउंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदू डोमिनेटेड बताया। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो ये था हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस प्रोग्रेस में थे उसी समय जुलाई 8, 1946 को कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल प्रिपेयर करने के पर्पज से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे और इसके मेंबर्स M. असफ अली, K.M. मुंशी, N. गोपालस्वामी अयंगर, K.T. शाह, D.R. गडगिल, हुमायूं कबीर, K. संथनन। सो बेसिकली ये एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स थे।
बाद में चेयरमैन के प्रपोजल से कृष्णा कृपलानी को कमेटी का मेंबर और संयोजक बनाया गया। कमेटी की 2 बैठकें हुई, पहली 20 जुलाई से 22 जुलाई 1946 जो कि दिल्ली में हुई, और दूसरी 15 से 17 अगस्त 1946 जो कि मुंबई में हुई थी। ग्रेविले ऑस्टिन ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ये एक्सपर्ट कमेटी के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। आज के संविधान की राह कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा ही सेट की गई थी। इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था जो काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जैसा ही था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप इनको जरूर याद करना क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिंबल के तौर पर एलिफेंट को चुना गया। BN राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। HVR अयंगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। SN मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपने हाथों से लिखा था और ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट शांति निकेतन के आर्टिस्ट द्वारा किया गया था जिसमें नंदलाल बोस और बोहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। हिंदी वर्जन को वसंत कृष्ण विद्या ने लिखा है और इसे नंदलाल बोस ने डेकोरेट किया है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी लैंग्वेज में ऑथराइज टेक्स्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 394A को पार्ट 12 में ऐड किया। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के ऊपर हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपने अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। जो भी नेसेसरी चेंजमेंट स्टाइल और टर्मिनोलॉजी हिंदी में यूज होती है, इसका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। जो भी अमेंडमेंट्स इंग्लिश में हुए हैं वो सब हिंदी में ट्रांसलेट हो गए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन होगा या अमेंडमेंट्स का ट्रांसलेशन होगा, उनका वही मीनिंग होगा जो इंग्लिश में होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो हिंदी टेक्स्ट को सही ढंग से रिवाइज करे। कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन और हर अमेंडमेंट जो भी उसमें पब्लिश हुआ है वो हर पर्पस के लिए समझा जाएगा। उसका ऑथराइज टेक्स्ट हिंदी में होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस के ऊपर हम बात करते हैं कि कब कब कौन कौन से सेशंस हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। सेकंड सेशन 20 से लेके 25 जनवरी 1947 तक हुआ था। थर्ड सेशन 28 अप्रैल से लेके 2 मई 1947 तक हुआ था। फोर्थ सेशन 14 से लेके 31 जुलाई 1947 तक हुआ था। फिफ्थ सेशन 14 से लेके 30 अगस्त 1947 तक हुआ था। सिक्स्थ सेशन 27 जनवरी 1948 को हुआ था। सेवन्थ सेशन 4 नवंबर 1948 से लेके 8 जनवरी 1949 तक हुआ था। एट्थ सेशन 16 मई से लेके 16 जून 1949 तक हुआ था। नाइन्थ सेशन 30 जुलाई से लेके 18 सितंबर 1949 तक हुआ था। 10th सेशन 6 से लेके 11 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। 11th सेशन 14 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। सो ये थे हमारे सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट अ ग्लांस। अब मैं आपको कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल हैं। इसका वर्किंग पीरियड मई 25 1787 से सितंबर 17 1787 तक था। इसे बनने में 4 मंथ से भी कम टाइम लगा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल हैं। इसका वर्किंग पीरियड अक्टूबर 10 1864 से मार्च 1867 तक था। इसे बनने में 2 ईयर एंड 6 मंथ लगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं। इसका वर्किंग पीरियड मार्च 1891 टू जुलाई 9 1900 तक था। इसे बनने में 9 साल लग गए थे। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में 153 आर्टिकल्स हैं। इसका वर्किंग पीरियड अक्टूबर 1908 से लेके सितंबर 20 1909 तक था। इसे बनने में 1 साल का समय लगा।
सो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो हमारा जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है ये यहीं पर एंड होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।